नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का यूपी आना तय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। पंजाब सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा है, उसे हैंड ओवर करना ही होगा। और यहाँ पे जब आएगा तो प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट तय करेगी कि उसे किस जेल में रखना है। मुख्तार अंसारी बुरी तरीके से डरा हुआ है कि कहीं गाड़ी पलट तो नहीं जाएगी। अब गाड़ी पलटने वाली कहावत कहाँ से बनी, अब क्यों कुमार विश्वास और प्रमोद कृष्णम ने इसको लेकर के तंज किया, उसको समझते हैं। दरअसल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सोशल मीडिया पे रिएक्शन आने लगे। उसी में कभी कुमार विश्वास ने पूछ लिया कि यूपी पुलिस लाएगी या यूपी पुलिस की गाड़ी लाएगी, तो प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के नेता भी हैं और आचार्य भी हैं, उन्होंने फिर उस पर ट्वीट किया कि पलटना तय है। अब गाड़ी पलटने वाली बात कहाँ से मशहूर हुई थी और क्यों ये एक तरह से कहावत बन गई, तो बिकरू कांड आपको याद होगा, कानपुर का 2 और 3 जुलाई की रात की वो घटना है जिसमें कि विकास दुबे के घर पे यूपी पुलिस गई थी रेड करने के लिए और उसमें एक डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे। विकास दुबे उज्जैन में 10 जुलाई को उसने गिरफ्तारी दी थी और 11 जुलाई को लाते समय उसकी गाड़ी पलट गई थी यूपी में कानपुर के पास और उसका एनकाउंटर हो गया था। तभी से ये बात चल पड़ी कि यूपी पुलिस की गाड़ी पलटती भी है, यानी कि पूरी दुनिया के सामने उसकी गिरफ्तारी हुई थी और यूपी पुलिस रास्ते में उसे ले आती है और गाड़ी पलट जाती है। वो भागने की कोशिश करने लगता है और उसका एनकाउंटर हो जाता है। मतलब ये कि उसका एनकाउंटर तो होना ही था या एनकाउंटर किया गया, गाड़ी पलटना तो बहाना था। तभी से गाड़ी पलटने वाली बात चर्चित हो गई। अब मुख्तार अंसारी भी इसी बात से डरे हुए हैं कि उसकी भी तो गाड़ी नहीं पलट जाएगी और उसी पे सोशल मीडिया पे ये सब कमेंट चल रहे हैं। अब बात आते हैं उसकी जुर्म की दुनिया को लेकर। उस पर 50 से अधिक मामले दर्ज हैं 4 राज्यों में। उसमें उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, उसमें उत्तर प्रदेश में मामले हैं, बिहार है, दिल्ली है और पंजाब है। पंजाब में के रूपनगर जेल में जिस अपराध को लेकर के वो बंद है वो कथित रंगदारी का ही है। कहते ये है कि पंजाब पुलिस जो उसको ले गई थी, बचाने के लिए ले गई थी, उस मामले में इतने लंबे समय तक अपने जेल में रखने का कोई तुक नहीं बनता है। जबकि उत्तर प्रदेश में जो उसके खिलाफ मामले हैं उसमें कृष्णानंद राय जो विधायक हुआ करते थे उस समय उनकी हत्या कर दी गई थी, उसमें इसी मुख्तार अंसारी का हाथ था। बाद में मामला जो है दिल्ली में चला था और निचली अदालत से ये बरी भी हो गया था। लेकिन उसके अलावा वहीं पे मऊ में ही जहाँ से इसका ताल्लुक है वहाँ पे भी मन्नान हत्याकांड हुआ था। फिर उसके गवाह जो थे रामचंद्र मौर्य हत्याकांड हुआ था। फिर उनके सुरक्षाकर्मी जो थे सतीश दोहरे वो हत्याकांड हुआ था। अजय राय जो बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ते हैं, इस समय कांग्रेस में उनके भाई की हत्या हुई थी, उसमें नाम आया था। ढेरों अपराध हैं और ज़मीन कब्जाना, लोगों को धमकाना, रंगदारी वसूलना, जेल से ही अपना पूरा गैंग चलाना, ये उसके ऊपर आरोप है। क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधी माफियाओं और डॉन के खिलाफ मुहिम चलाए हुए हैं, जिसमें कि अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी तक सबके खिलाफ कार्रवाई हुई है। इनकी संपत्तियां ढहा दी गई है, इनके अवैध कब्जे हटवा दिए गए हैं। इनका जितना इलीगल साम्राज्य था, जितना इनकी आप कह सकते हैं कि जो इनकी बिजनेस था उसको ध्वस्त कर दिया है उन्होंने। तो इस तरीके से अब मुख्तार अंसारी उनके निशाने पे थे, लेकिन वो जेल में बंद थे, इसलिए कुछ खास हो नहीं पा रहा था। 50 से अधिक मामले हैं। अब जाकर के जो सफलता मिली है तो कोशिश ये होगी, सुप्रीम कोर्ट में चूंकि मामला गया है इसलिए लगता तो नहीं है कि गाड़ी पलटेगी, कि जल्दी से जल्दी स्पीडी ट्रायल करके और इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। तो वो तो खैर जुडिशियल प्रोसेस है, कितना तेज़ी से चलता है और क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन हाँ, मुख्तार अंसारी के आने से, यूपी आने से एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि एक सियासी लड़ाई जो बन गई थी उसमें योगी को सफलता मिली है। आगे इस पर भी नज़र रहेगी कि क्या होता है। लेकिन यदि इनके और बैकग्राउंड में बात करें तो मुख्तार अंसारी जो है, इनके जो नाना थे वो ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर उस्मान, जबकि इनके दादा जो थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, और इनके पिता जो थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे। लेकिन जुर्म की दुनिया में यहाँ से शुरुआत होती है। और अभी जो देश के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी, वो रिश्ते में इनके चाचा लगते हैं। तो परिवार के हिसाब से देखेंगे तो बैकग्राउंड बहुत मजबूत है और बैकग्राउंड जो है उस तरीके का है कि नाना का आर्मी में होना, दादा का कांग्रेसी होना, पिता का कम्युनिस्ट नेता होना। लेकिन उसी परिवार से एक ऐसा शख्स निकलता है जो कि जुर्म की दुनिया में 4 राज्यों में अपना साम्राज्य स्थापित करता है और उसके बाद लोगों को मारता है, मरवाता है और इल्लीगल उगाही करता है, रंगदारी वसूलता है। तो उसे तो उसके अंजाम तक पहुंचना ही चाहिए। दादा के नाम पे पोते को तो नहीं बख्शा जा सकता।
खैर, तो देखते हैं कि अब आगे क्या होता है और कृष्णानंद राय के परिवार को कितना सुकून मिला होगा जब ये फैसला हुआ होगा। तो जैसे कोई इसको लेकर अपडेट आएगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।